सवाल ये होगा कि क्या भारतीय नागरिकों में बुनियादी जो सिविक सेंस है, जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, जैसे कि हम हेलमेट लगाते नहीं बट लेके चलते हैं, ये रहते हैं, और आगे जब ट्रैफिक पुलिस हमें रोकती है तो हम ये कहते हैं कि फाइन मत काटो, हमने हेलमेट लिया हुआ है। और उसी तरह से सर स्वच्छता अभियान जब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उससे पहले स्वच्छता पर हम बहुत विशेष फोकस नहीं करते थे, ये सच है। और जैसे कि आज भी जैसे हम हायर एजुकेटेड बच्चे हैं, तो वो भी मान लीजिए हम बिस्किट खाते हुए 4 लोग जा रहे हैं तो कहीं भी ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा एलैबोरेट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि सिविक सेंस हम किस सेंस में बात करें। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के संदर्भ में देखें तो जैसे रेलवे में लिखा रहता है कि सार्वजनिक संपत्ति है, सुरक्षा आपके हाथ में, तो लोग पंखा खोल ले जाते हैं। तो सर हमारे यहाँ सिविक सेंस की कमी दिखती है, और अगर वाकई में है तो एक समाज के रूप में हम यहाँ क्यों पिछड़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इस प्रश्न को या इस ऑब्जर्वेशन को हम 2 तरीके से देख सकते हैं जी। वसुधैव कुटुंबकम मानने वाली ये धरती भारत भेद ही नहीं करती है जी। कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये वो धरती है, ये उस ज्ञान परंपरा, यहाँ से वो गंगा निकलती है जो कहती है तत्वमसि, जो तुम में है वो मुझ में है। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हुई इस भारत देश के इतिहास में कुछ कालखंडों में, जहां पे अस वर्सेस दे, यानी मैं वर्सेस तुम या वे, इस तरीके की बातें उत्पन्न हुई। उसमें बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि समाज वो है जो समान रूप से उत्पन्न हुआ है, समाज। और समाज की जो एक ऑर्गेनिक संरचना है, जो एक ऑर्गेनिक कंपोजिशन है, वो हम ऐसा मान के चलते हैं समाज का हर एक अंग एक दूसरे अंग का एक पूरक है, भिन्नता है ही नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एक सिविक सेंस की बात आपने उठाई, यहाँ पे आपने कहा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे में साइकोलॉजी समझने की आवश्यकता है। साइकोलॉजी ये वहां से आती है जहाँ पे वो ऐसा मानकर चलते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। जब तक आप लोगों के मन में आप उसी परंपरा को विकसित करने का अवसर नहीं देंगे या उनमें इनरोक नहीं करेंगे, जहाँ पे कुछ भी आपसे अलग नहीं है, कोई व्यक्ति आपसे अलग नहीं है, कोई वस्तु आपसे अलग नहीं है, सबका संरक्षण आपका ही कर्तव्य है। आप रिश्तों की कदर करेंगे, आप लोगों की कदर करेंगे, आप नियमों की कदर करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ भ्रंश हुआ है इस पूरी परंपरा में, कहीं ना कहीं। जाहिर तौर पे ट्रैफिक के नियम हैं या ट्रेन में चलने के जो अपने तरीके हैं, कायदे कानून हैं, इन सब पे हमें दोबारा से लोगों को सेंसिटिव करने की ज़रूरत है, उनको दोबारा से उस रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जनता काफ़ी प्रबुद्ध जनता है, राइट। और कुछ मामलों में कई बार हमें देखने को मिलता है जिसको आप कहते हैं कई बार शो ऑफ। ठीक है, वो शो ऑफ होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान की वजह से होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दूर ही नहीं किया जा सकता। और मेरा ऐसा मानना है कि यू आर वट योर हैबिट्स आर, आप वही होते हैं जैसे आपकी आदतें होती हैं। इसीलिए हमारे माता पिता, हमारे फोर फादर्स या फिर हमारे जो पूर्वज या फिर हमारे अभिभावक या गार्जियन है, हमें अच्छी आदतों की तरफ उन्मुख करके लेकर चलते हैं। तो सुबह कहते हैं कि इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में क्या है, सुबह प्रार्थना होती है, एक ड्रेस का सेंस है, एक कोड है, ताकि आप एक ही तरीके से चीजों को देखें, समझें, सुनने, समझने का प्रयास करें। बौद्धिकता में आप डेफिनेटली आपका उसमें वेरिएशंस आएंगे, उसमें डायमेंशंस होंगे, लेकिन आप सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट दें और आपके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट हो, इक्वालिटी का एक नोशन आपके साथ में आए। ऐसा हमारे विश्वविद्यालय या फिर शुरुआत से जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन है, ये पूरी इस चीज की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। बीच में कहीं ना कहीं वो गैप्स आ जाते हैं, फॉल्ट लाइन्स हमेशा होती हैं, अगर हम उस पर काम करते हैं। जब मैंने फॉल्ट लाइन की मैं बात करता हूँ तो मेरा मानना है पेरेंट्स की ड्यूटी भी काफी अच्छी खासी इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। पेरेंट्स भी उसी चीज को बताएं। ये कई बार हमने देखा है घरों में कि अस वर्सेस दे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो काफी स्ट्रांग होता है। कल्चरल डिफरेंसेस के नाम पे कुछ कम्युनिटीज और कल्चर्स को इंफीरियर माना जाता है, समझा जाता है। मेरा ऐसा मानना है समाज और परिवार उस पर वर्कआउट करें, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत आवश्यक है, बाकी सब चीजों के साथ साथ। सर सिविक सेंस के ही संदर्भ में आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो डिजिटल सिविक सेंस की भी बात होती है, जिसमें आप ट्रोलिंग, फेक न्यूज़ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जैसे एक व्यक्ति दूसरे को गाली दे रहा है, या हमारे देश में इतनी फ्रीडम है कि एक बहुत सामान्य व्यक्ति
प्रधानमंत्री या किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी बड़े व्यक्ति को कुछ न कुछ बोल सकता है। ये चलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, लेकिन इसमें चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं तो आपको पता होगा कि हर एक चीज़ में युक्त युक्त प्रतिबंध होता है कि आपकी बातें किसी और के सेंटिमेंट या किसी चीज़ को हर्ट नहीं करनी चाहिए। तो आप इसे क्या देखते हैं कि जो ये डिजिटल सिविक सेंस की जो दिक्कत आ रही है इस देश में, उसमें उसके मूल में क्या कमी जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया कि जो डिजिटल सिविक सेंस है, और आपने जैसा कहा कि मैं बात इस तरीके से यहाँ से शुरू करूँगा कि एक फिलोसोफर रहे जिनका नाम है J.S. मिल। वो बात करते हैं लिबर्टी की। उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, और ऑन लिबर्टी को लिबर्टी का बाइबल माना जाता है। उसमें वो बात करते हैं कि लिबर्टी को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो दो तरीके की लिबर्टी होती है, सेल्फ रिगार्डिंग लिबर्टी एंड अदर रिगार्डिंग लिबर्टी। सेल्फ रिगार्डिंग लिबर्टी जो जिसका दायरा आप तक सीमित है और उसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आप अपने घर में हैं, अपने जितना भी आप वॉल्यूम से म्यूजिक सुनते हैं, दूसरे आपके पड़ोसी को उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदर रिगार्डिंग लिबर्टी का तात्पर्य है कि जहां से दूसरों की स्वतंत्रता शुरू होती है वहां पे आपको स्टॉप करना चाहिए। ये बात बहुत पहले भी हो चुकी है, भारतीय ज्ञान परंपरा में भी या भारतीय संस्कृति में भी इस तरीके की बातें हैं बहुत पहले से ही। लेकिन तब जब आप डिजिटल अब्यूजिंग या फिर आप इस तरीके से बात करते हैं कि लोगों को अपनी मर्यादाएं कई बार वो लांघते हुए नजर आते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि क्या ये स्वतंत्रता वाकई में उनको उपलब्ध है स्वतंत्रता, या वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता या उसके व्यक्तित्व या उसकी ऑटोनॉमी को इंक्रोच तो नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये जो थिन लाइन है सेल्फ रिगार्डिंग लिबर्टी एंड अदर रिगार्डिंग लिबर्टी, मेरा ऐसा मानना है लोगों को ये समझना चाहिए और किसी भी तरीके से इसका ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो सामाजिक मर्यादाओं की चिंता करना भी आपका कार्य हो जाता है। सामाजिक मर्यादाएं आपके संस्कारों को परिलक्षित करती हैं और आपके संस्कार आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं। राष्ट्र एक व्यक्तित्व का नाम है। बहुत पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है। बिल्कुल, हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है और वो चरित्र वहां के लोगों से मिलकर बनता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का चरित्र कैसा है, अमेरिका राष्ट्र के तौर पर उसका चरित्र कैसे हम निर्धारित करते हैं, वो एक व्यापारी राज्य है, ऐसा उन्होंने कहा उसके चरित्र के बारे में जो हमें दिखता है। दिखता है। उन्होंने कहा ब्रिटेन कैसा है, उन्होंने कहा ये राजनीतिक है, इसका चरित्र, वहां के लोग राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं, कूटनीति में बहुत रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा फ्रांस का चरित्र कैसा है, तो उन्होंने कहा कि फ्रांस का चरित्र ऐसा है जो सौंदर्य प्रधान है, वो हर चीज में सुंदरता दिखते हैं। उन्होंने कहा इसी तरीके से भारत का क्या चरित्र है, तो उन्होंने जवाब दिया भारत का चरित्र इसका धर्म है। और जब मैं धर्म की बात करता हूं या वो करते हैं तो धर्म रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं, क्योंकि मजहब और रिलीजन खास तरीके की किताब, खास तरीके के पहनावे, खास तरीके के खाने पीने और रवायतों में बिलीव करता है। हमारे यहाँ तो एकम विप्रा बहुधा वदंती, इस परिकल्पना पर लेकर आगे चलते हैं कि एक ही सत्य को विप्र बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं। हमारे यहाँ ऋग्वेद में इतने सारे देवता हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, कोई एक देवता नहीं है। मुझे श्लोक का तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको इसी रेफरेंस में आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक श्लोक है जो कहता है कि इवन इस धरती पे वेद अपौरुषेय माने गए हैं, यानी कि प्रश्न रचना नहीं की है, तो क्या हम उन्हें सर्वोपरि माने? तो श्लोक है वो कहता है, और वो श्लोक कहीं नहीं गीता में है, वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों के अनुभव सर्वोपरि, लोगों के अनुभव से आने वाला ज्ञान सर्वोपरि है, ना कि किसी किताब में लिखा हुआ वाक्यांश। क्या बात है सर, बहुत शानदार। सर एक सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या सिविक सेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं कानून के डर से आ सकता है? कानून उसमें एक भूमिका तो अदा कर सकता है। जैसे मैंने कहा, आप भी जानते हैं इस बात को कि ब्रिटेन इज गवर्न बाय द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उनमें और हमें क्या अंतर है? हमारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारी भरकम संविधान है। उसके बाद भी यदि हम ये बात कर रहे हैं तो इसके पीछे की हमें साइकोलॉजी या मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि कैसे अलिखित संविधान होते हुए ब्रिटिश सोसाइटी इज मोर बेटरली गवर्न। हमें प्रश्न करने पड़ेंगे अपने आप से, हमें समझना पड़ेगा भारत जो कि एक धर्म प्रधान है, यदि व्यक्ति अपने धर्मों का निर्वहन कर लें, मुझे लगता है वही सिविक सेंस उनको समझ में आ जाएंगे सब चीजें कि उनके क्या कर्तव्य हैं। और मुझे लगता है सिविक सेंस के पीछे कर्तव्य और अधिकारों की जो एक
डाइकोटमी है, जो एक अंतर्द्वंद है, वो कहीं ना कहीं एक मिसरीडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन से निकल कर आती है। मुझे लगता है कि अगर हम उस विषय पे थोड़ा सा और भावपूर्वक बात करें या ध्यान दें अपने परिवारों में, अपने समाजों में, अपने शैक्षणिक संस्थानों में, अपने पीयर ग्रुप्स में, मुझे लगता है कि हम उस पर बेहतर तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। चूँकि कानून द्वारा मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि कभी कभी लोग यूट्यूबर्स नए या लोग जो अपने आप को बहुत सिविक सेंस वाला, एटिकेट्स वाला मानते हैं, तो कई बार मुझे एज इंडियन होने के नाते बड़ी चीज़ें चुभती हैं कि मेरा देश ऋषि मुनियों का देश, और यहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा, दुनिया में हमारे यहाँ गणराज्य तब बन रहे थे, लोकतंत्र तब था हमारे यहाँ जब दुनिया को इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं थी। और उस देश के बारे में जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो कभी कभी एक भारतीय होने के नाते हमें भी, हमारे लिए भी वो विमर्श का विषय है। और कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें हमारे अंदर ही छुपी हुई हैं, हमारी शक्तियों का भान हमें ही नहीं, जी है ना सर? जी बिल्कुल ठीक कहा। और मैं आपको रामचरितमानस से उस उदाहरण को बस उद्धृत करूंगा, इसी आपकी बात पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं मैं, कि जैसे जामवंत जब ये कहते हैं कि हनुमान आप में कितनी शक्ति है, हाँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि हर एक भारतीय हनुमान है। बिल्कुल सर। बस एक चेतना उसे बताने की आवश्यकता है कि आप ये कर सकते हैं और आपके अंदर शक्ति है। कोई जामवंत बन जाए, बस कोई जामवंत बन जाए। हमें जामवंत की तलाश है, हनुमान तो है।